हेलो बच्चों, आपके अपने ज्ञान मंजरी चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद चैनल पर आने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। कारक का मेरा वीडियो पहले भी आप लोगों ने देखा है। कुछ विद्यार्थियों को कर्म कारक और संप्रदान कारक में कभी-कभी अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की ही विभक्ति को होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कर्म और संप्रदान कारक के अंतर को बिल्कुल आसानी से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। जैसा कि आप देख सकते हैं, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की ही विभक्तियां को होती हैं, जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। परंतु अब ये दोनों को, इनमें से कर्म कारक कौन सा है, संप्रदान कारक कौन सा है, वो पहचानने के लिए हमें उसकी क्रिया देखनी होती है। कर्म कारक में जो क्रिया होती है, वह क्रिया आप यहाँ उदाहरण से देखिए। राजीव ने राम को पत्र लिखा। को विभक्ति है और इस विभक्ति के साथ लिखने की क्रिया है। तो लिखने की क्रिया है, इसलिए यह को विभक्ति कर्म कारक की विभक्ति है। और संप्रदान कारक में जो को की विभक्ति होती है, वह सिर्फ देने वाली क्रिया के साथ होती है। जैसे राजीव ने राम को पत्र दिया। अगर यहाँ लिखा होता तब ये को कर्म कारक हो जाता, लेकिन सिर्फ दिया के होने की वजह से यह को संप्रदान कारक की विभक्ति हो गई। तो स्पष्ट हो रहा है ना। और इसकी विभक्ति में आप देखिए, के लिए और के वास्ते है, अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है किसके लिए वह कार्य किया गया। राजीव ने राम के लिए एक चित्र बनाया। किसके लिए? राजीव ने राम के लिए चित्र बनाया। तो इसलिए राम संप्रदान कारक और के लिए इसकी विभक्ति। तो अब हम देखते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक को, और कुछ उदाहरण के माध्यम से उसकी विभक्ति समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए। राम ने मां को पत्र लिखा। को के साथ लिखने वाली क्रिया है, इसलिए यह को कर्म कारक की विभक्ति हुई। इसके बाद संप्रदान कारक में उदाहरण, राजीव ने राम को पत्र दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि को के साथ यदि देने वाली क्रिया होगी तो वह को संप्रदान कारक हो जाएगा। तो अब कर्म कारक के और उदाहरण देख लेते हैं। मोहन ने राधा को बुलाया। यहाँ पर देखिए, को के साथ बुलाने वाली क्रिया है, इसलिए यह को कर्म कारक की विभक्ति है। सारी क्रियाएं सिर्फ देने वाली क्रिया को छोड़कर दूसरी सारी क्रियाएं कर्म कारक के साथ ही आएंगी, उसकी विभक्ति को होगी। अब तीसरा उदाहरण देखें। मां ने बच्चे को गोद में उठाया। को के साथ उठाने वाली क्रिया, इसलिए यह को भी कर्म कारक की विभक्ति है। अगला उदाहरण, मां ने बच्चे को समझाया। समझाने वाली क्रिया, इसलिए भी यहां पर को कर्म कारक की विभक्ति है। अब संप्रदान कारक की तरफ चलें। राजा ने राधा को बुलाने की आज्ञा दी। को के साथ कौन सी क्रिया है? यहाँ पर दी क्रिया है, इसलिए यह जो को है, यह संप्रदान कारक की विभक्ति है। क्योंकि परीक्षाओं में कारक नहीं बल्कि उसकी विभक्तियां पूछी जाती हैं, क्योंकि विभक्ति से ही उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक की विभक्ति है को। क्यों? क्योंकि देने वाली क्रिया यहाँ पर है। अगला उदाहरण, मां ने बच्चे को भोजन दिया। को के साथ
देने वाली क्रिया, इसलिए यह को संप्रदान कारक की विभक्ति। माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, के लिए तो स्पष्ट होता है, के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति है। तो क्यों बच्चों, समझ में आया कर्म कारक और संप्रदान कारक का अंतर? बहुत ही आसान है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि को के साथ यदि देने वाली क्रिया होगी तो वह संप्रदान कारक है, और यदि देने वाली क्रिया नहीं है तो वह कर्म कारक है। तो जल्द ही मिलेंगे व्याकरण के एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।